नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आगे आपसे बात करूँगा अपनी पिछली वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन में। आप कह सकते हैं कि ये उसका सेकंड पार्ट है कि सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के फ़ायदे क्या होते हैं, इसकी इफेक्टिवनेस क्या होती है और साथ ही साथ सीबीटी लेते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखें या क्या बातें आपको समझनी ज़रूरी है जो कि आप सीबीटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे कि सीबीटी के फायदे क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि सीबीटी साइकोथेरेपी है और साइकोथेरेपी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक पूरा ऑल्टरनेटिव है। मतलब कई सारे केसेस में जो आप मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या इन फोबियाज, पैनिक और इन सब प्रॉब्लम्स का, ओसीडी या बाइपोलर जैसी प्रॉब्लम्स का, उनमें मेडिसिन का कई मामलों में तो ये पूरा ऑल्टरनेटिव के तौर पे काम करता है। पर ज्यादातर मामलों में जिसमें क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब डिसऑर्डर जो है वो कई सालों से है या बहुत सारी और एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस हैं या जैसे फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग मौजूद है, तो उस केस में अक्सर ये मेडिसिन के साथ बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट का काम करता है। अच्छा, दूसरी चीज, बेनिफिट इसका कहां से आता है कि मेडिसिन में तो हम ब्रेन केमिकल वगैरह चेंज कर रहे हैं, उसका लेवल कम ज्यादा कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स का रिस्क है, ये सब इश्यूज हैं। अब सीबीटी जैसी चीजों से रिस्क तो कुछ है नहीं, साइड इफेक्ट्स तो कुछ है नहीं। भाई थेरेपी है, काम कर गई ठीक, नहीं करी तो नहीं करी, बट काम कर गई तो बहुत फायदा हो जाएगा, नहीं किया तो नुकसान नहीं होगा। और अगर काम कर गई तो साइड इफेक्ट तो आ ही नहीं सकते। भाई दवा अगर काम कर रही है तो साइड इफेक्ट भी दे देगी, थेरेपी काम कर रही है तो साइड इफेक्ट तो देगी नहीं। जबकि आप कुछ ज्यादा सीखोगे, जानोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, तो ओवरऑल इफेक्ट आपके ऊपर थेरेपी का तो आना ही आना है बिना साइड इफेक्ट के। तो साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव टू मेडिकल ट्रीटमेंट है, ऑल्टरनेटिव टू मेडिसिन। हालांकि ये है एलोपैथी का पार्ट, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो नॉलेज जो है वो सेम है जो साइकेट्रिस्ट के पास भी होती है। बस फर्क इतना है कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन में ट्रेंड है और वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का काम करते हैं, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट सिर्फ थेरेपी देने का काम करते हैं और वो मेडिसिन में ट्रेंड नहीं है। हालांकि मैंने भी कई वीडियोस मेडिसिन के बारे में बनाई है, पर वो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन के लिए। मैं मेडिसिन नहीं देता, मैं थेरेपिस्ट हूं, मैं मेडिसिन नहीं देता। हालांकि कुछ लोग मुझसे पूछ लेते हैं और मैं बहुत कोशिश करता हूं अवॉइड करने की। कभी कभी कुछ पेशेंट्स पूछ लेते हैं, पर मैं उन्हें यही कहता हूं कि भाई साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट जरूर करो अगर आपको कोई दवा चाहिए, क्योंकि दवा देना एक थेरेपिस्ट का काम नहीं होता। और कई लोग मेरे कमेंट्स में भी मुझे पूछते हैं कि दवा कौन सी लें, क्या लें। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो थेरेपिस्ट बता सकता है कि भाई ये दवा काम नहीं कर रही तो ये होगा, वो होगा, ऐसा रीजन होगा, या ये काम कर गई तो क्यों कर गई वगैरह, इस टाइप की चीजें हम समझ सकते हैं। बट मोटे तौर पे एक साइकाइट्रिस्ट ही सही इंसान है जिससे आप दवा पूछें, दवा लें, प्रिस्क्रिप्शन लें। दवा से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्कशन हो तो वो आप साइकाइट्रिस्ट से करें। और थेरेपिस्ट जो है उसकी स्किल्स, नॉलेज और उसकी जो एक्सपर्टाइज है वो साइकोथेरेपी देने में है, सीबीटी देने में है, वो मेडिसिन देने में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग थेरेपिस्ट जो हैं वो मेडिसिन के बारे में जानते काफी कुछ हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं मेडिसिन के बारे में काफी समझ रखता हूं, या ये कहूं कि उनके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में जानता हूं। और मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे ये सब चीजें समझने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। पर मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में ना मेडिसिन देता हूं और ना मैं मेडिसिन के बारे में ज्यादा चर्चा करता हूं। इसलिए थेरेपिस्ट जो है वो साइकोथेरेपी प्रोवाइड करने का ही मेन काम करता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि बहुत से थेरेपिस्ट जो है वो मिसयूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी का, कि भाई दवा भी दे देते हैं पेशेंट्स को, और ये अक्सर देखा गया है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। और कई बार हो सकता है कि आपका थेरेपिस्ट आपको कोई एक बहुत माइल्ड डोज पे कोई दवा आपको सजेस्ट भी कर दे, पर आप अपने लेवल पर यह कोशिश करें कि दवा को किसी से भी प्रिस्क्राइब कराने की बजाय, किसी से भी पूछने की बजाय, केमिस्ट से पूछ लिया, थेरेपिस्ट से पूछ लिया, इन सब चक्रों में पढ़ने की बजाय आप साइकाइट्रिस्ट से ही पूछें। भाई उसकी पूरी एक अपनी बायोकेमिस्ट्री होती है जो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट ही जानता है, क्योंकि वो रोज अपनी लाइफ में इन पेशेंट्स को देखता है, उनको ट्रीट करता है और साथ ही साथ वो जानता है कि किसको क्या, कैसे मेडिकेशन दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती। खैर, ये रही जस्ट मेडिकेशन के बारे में। मैंने सोचा एक कमेंट करूं इस बारे में, थोड़ा बोल दूं, क्योंकि भाई थेरेपी और इसके बारे में जब बताना होता है तो ये बताना भी ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट क्या काम करेगा और साइकाइट्रिस्ट क्या काम करेगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो सीबीटी है वो इस मॉडल पर, इस सोच पर बेस्ड है, या इस कहें कि फिलॉसफी पर बेस्ड है कि हमारे जो इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे सोच में आए हुए बदलाव की वजह से होते हैं। मतलब बहुत सालों से हमने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स डेवलप कर लिए हैं जिसकी वजह से हमारे जो बिहेवियर्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब डिस्टर्ब हो गए हैं। तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स,
नेगेटिव मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स, ये सारे हमारे मैल एडेप्टिव थॉट पैटर्न्स की वजह से होते हैं। तो सोच को बदला जाएगा तो हमारे बिहेवियर्स और इमोशंस में भी बदलाव आएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सीबीटी का? हमारी सोच बदल जाती है। सोच बदलेगी तो उसका बेनिफिट हमारे इमोशंस और बिहेवियर्स पे आएगा। दूसरा एस्पेक्ट इसके अंदर क्या होता है, फंडामेंटल सीबीटी का जो एक एजम्पशन है, एस्पेक्ट है, वो ये कि भाई हम अपने आसपास की दुनिया को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, बदल तो हम खुद ही को सकते हैं। और जब खुद को बदलना है तो क्या बदलना है? डिस्टॉर्टेड थिंकिंग स्टाइल अपने बदलने हैं। जो नेगेटिव मैल एडेप्टिव थिंकिंग स्टाइल डेवलप हो गए हैं उनको बदलना है। बहुत सारे जो हमारे इरेशनल नेगेटिव बिलीव्स बन चुके हैं, कोर बिलीव्स बैठ चुके हैं दिमाग में, जकड़ चुके हैं हमारी सोच को, जिसकी वजह से हम नेगेटिव फील करते हैं इतना ज़्यादा, उसको बदलना है। तो उसको अगर हम बदल लें तो हम अपना नज़रिया, अपने तौर तरीके, अपने इमोशनल एक्सपीरियंस सब बदल सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को बदल सकते हैं, उसमें अपनी रिएक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को बदला जा सकता है। तो नेचुरली हमारी लाइफ कंडीशन इंप्रूव होगी और हमारा डिसऑर्डर कम हो जाएगा। तो हम अपनी लाइफ को कैसे डील करते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो सब बदलना हमने सीखना पड़ता है इसमें। तो ये एक तरीके की कोचिंग होती है, एक तरीके की माइंड की ट्रेनिंग होती है, या जिसे आम भाषा में कहा जाता है डीकंडीशनिंग होती है। डीकंडीशनिंग और रिकंडीशनिंग ये करते हैं हम इसके अंदर बेसिकली अपने विचारों का। तो कुछ ऐसे मोटे तौर पे बेनिफिट्स हैं जो सीबीटी से मिल जाते हैं। जैसे पहला कि हम अपने नेगेटिव, अनरियलिस्टिक, इरेशनल, बिना किसी बेसिस वाले बिलीव्स को पहचान पाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, उनके लिए आइडेंटिफाई करके उनको बदलना सीख जाते हैं, और साथ ही साथ ये जान लेते हैं कि इनका इम्पैक्ट हमारे मूड इमोशंस पर क्या आ रहा है, और ये भी समझ जाते हैं कि कैसे हमारे डिप्रेशन या जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको बढ़ाने और कम करने में हमारे थिंकिंग पैटर्न्स का रोल है। तो ये फिलॉसफी, मैं इसको फिलॉसफी बोल रहा हूं, ये कोई ऐसा कोई फिलॉसफिकल सिस्टम नहीं है सीबीटी। फिलॉसफी वर्ड बोल रहा हूं, मतलब इसके पीछे के आइडियाज और कोर एजम्पशंस और कोर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसके पीछे का जो पूरा जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर हम एक बार सोच को, अगर हम एक बार समझना सीख गए, और अगर उसका इम्पैक्ट और उसका जो एसोसिएशन है हमारे मूड डिसऑर्डर्स और सब चीजों से वो क्या है, तो हम उनको बदल सकते हैं। तो हम हेल्दी थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक थॉट्स और बिलीव्स को रखना सीख जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करना, उनके इम्पैक्ट को देखना सीख जाते हैं। तो जिसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, वो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बिलीव्स, रैशनल बिलीव्स हैं। और रैशनल का मतलब लॉजिकल नहीं होता, रैशनल का मतलब होता है जिसका बेसिस है रियलिटी में, जिसका एविडेंस है, एविडेंस के बेसिस पर बिलीव किया जाता है, वो रैशनल है। बिना किसी एविडेंस के बिलीव कर रहे हैं वो इररेशनल है। जैसे कि भाई प्लेन में ट्रेवल करते हैं, फोबिया है प्लेन में ट्रेवल करने का, मुझे लगता है प्लेन क्रैश हो जाएगा, मुझे नहीं जाना, एंग्जाइटी हो जाती है। तो एंग्जाइटी का आना और ये फियर का होना कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये इररेशनल है। इररेशनल बिलीफ कि प्लेन क्रैश होगा, और फिर सिम्टम की एंग्जाइटी हो रही है, बिल्कुल एक फोबिक रिएक्शन आ रही है, पैनिक अटैक हो रहा है। ये सारा का सारा किस बात से जुड़ा है? कि प्लेन क्रैश हो सकता है, और इससे रिलेटेड दूसरे कुछ थॉट पैटर्न्स, कुछ बिलीव्स। तो ये बदलना पड़ेगा। ये अनरियलिस्टिक थॉट हमारे को पैनिक अटैक ला रहा है, तो हम अगर ये बिलीफ बदलेंगे कि भाई प्लेन क्रैश हो जाता है, भाई सारी दुनिया के प्लेन क्रैश हो रहे हैं क्या? हर बार प्लेन में ट्रैवल करेंगे तो क्रैश होगा, हम ही ट्रैवल करेंगे तो ही क्रैश होगा, इतने सारे जो प्लेन उड़ रहे हैं वो कैसे उड़ रहे हैं? मेरे को फियर हो रहा है, और लोगों को फियर क्यों नहीं हो रहा? मेरे को अगर लग रहा है क्रैश होगा, दूसरे लोगों को ये क्यों नहीं लगता? क्या दूसरे कम इंटेलिजेंट है? क्या दूसरे इतने रैशनल नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारा रियलिटी में कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो ये हमने इररेशनल बिलीफ हमारे फियर को बढ़ा देता है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक ले आता है। इस तरह से हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पनपते हैं, बढ़ते हैं, जो कि हमारे इररेशनल पैटर्न्स की वजह से है। इसी को अगर हम रैशनल में कन्वर्ट कर लें, इसी को अगर हम और ज्यादा रियलिस्टिक, एविडेंस ओरिएंटेड थिंकिंग में कन्वर्ट कर लें, हेल्दी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग जिसे बोलते हैं, तो ये फियर्स, एंग्जाइटीज वगैरह खत्म हो जाते हैं। आफ्टर ऑल बाकी लोग जिनको पैनिक अटैक नहीं आ रहा, जिनको बहुत ज्यादा डर नहीं लग रहा, वो कैसे आराम से बैठे हैं, वो कैसे आराम से ट्रैवल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके थिंकिंग स्टाइल में, उनके बिलीव्स में ये एक फर्क है। वो ऐसा बिलीव नहीं करते कि प्लेन में बैठे और क्रैश हो जाएगा, भाई गिरने वाला है, टर्बुलेंस हुई, एकदम से खत्म, सब खत्म, एयर होस्टेस को बुलाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, ये करो, वो करो। भाई ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी लोग शांत बैठे हैं बिलीव्स की वजह से। कर लेते हैं ट्रैवल, वो भी पहुंच ही जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे बिना पैनिक के, बिना फियर के, बिना किसी वरी के। तो वो पीछे से बिलीफ ऐसा है, इस वजह से। दूसरा एक बहुत अच्छा बेनिफिट है सीबीटी का, वो ये कि वैसे तो हम कहेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा डिस्ट्रेस है, कई सारे इश्यूज हैं जो इससे हम डील कर रहे हैं, बट ये कुछ पर्टिकुलर गोल्स को टारगेट करके शॉर्ट टर्म में चेंज लाने का तरीका है। आमतौर पे तो ब्रीफ थेरेपी में तो 8 से 10 सेशंस रिकमेंड किए जाते हैं, मतलब 8 से 10 सेशंस तो पेशेंट को चाहिए ही चाहिए।
कई बार अगर प्रॉब्लम माइल्ड हो या थोड़े टाइम से ही हो तो 4-5 सेशंस में भी पेशेंट काफी हद तक बेटर हो सकता है। हालांकि इसमें और भी बड़े सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, पर हम कह सकते हैं कि 5-7 सेशन से लेकर 20-25 सेशंस तक पेशेंट जो है वो थोड़े टाइम के अंदर, मिनिमम हम कहें कि कुछ हफ्तों से लेकर 3-4 हफ्तों से लेकर करीब करीब 12 से 15 हफ्तों तक उस पेशेंट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। उसके डिसऑर्डर में काफी हद तक कमी आ सकती है या पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म है, गोल ओरिएंटेड है, स्पेसिफिक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिवली हमें फायदा दे सकता है, जो कि दवाइयां या तो बहुत टाइम ले लेंगी, साइड इफेक्ट्स दे देंगी, ठीक नहीं कर पाएंगी, या ट्रीटमेंट ना लेने से तो हमारी कंडीशन वर्स होनी ही है। तो इसलिए बेटर है कि ट्रीटमेंट लेकर अपने को बेटर किया जाए। दूसरा, एक सीबीटी का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये कई सारी अलग अलग कंडीशंस में काम कर जाती है। वही डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, बाइपोलर वाले मूड फ्लक्चुएशंस, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स और एंगर रिलेटेड इश्यूज में, सोमैटिक कंप्लेंट्स में, पीटीएसडी में, सेल्फ एस्टीम इश्यूज के अंदर, सोशल एंजाइटी के अंदर, एडिक्शन के अंदर, ओसीडी के अंदर, भाई नाम लो प्रॉब्लम का और उसमें सीबीटी की इफेक्टिवनेस को ऑलरेडी देखा जा चुका है। बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं। कुछ कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी साइकोलॉजिकल कंडीशंस पर सीबीटी की एप्लीकेशन के ऊपर स्टडीज हो चुकी हैं, रिसर्च भी उसकी बेनिफिट को देख चुकी है। तो भाई इससे अच्छा ट्रीटमेंट और क्या होगा। अच्छा, कुछ और ऐसी थेरेपीज होती हैं जैसे साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी या डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ऐसी कुछ बिहेवियर थेरेपीज या साइकोलॉजिकल थेरेपीज के मुकाबले सीबीटी जो होती है वो ज्यादा अफोर्डेबल होती है। मतलब कुछ सेशंस में एक लिमिटेड फीस के साथ ही आप अच्छा ट्रीटमेंट इफेक्ट ला सकते हो, जबकि कुछ दूसरी थेरेपीज होती हैं वो इनडेफिनिट सी चलती हैं। कुछ में तो होता है कि 2-2, 3-3 साल तक लेते रहो, या हम इश्यूज को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या अगर कर भी लें तो हम उन पर बहुत जल्दी वर्कआउट नहीं कर पाते। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो सीबीटी जो है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। एक और बड़ी अच्छी चीज जो कि अभी कुछ टाइम से देखने में आई है वो ये कि सीबीटी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पर इक्वली ऑलमोस्ट हम कहेंगे इफेक्टिव होती है। हालांकि कई थेरेपिस्ट कहते हैं कि ऑफलाइन ज्यादा इफेक्टिव होती है, कई पेशेंट्स भी ऐसा कहते हैं कि भाई ऑफलाइन ज्यादा इफेक्टिव होती है, बट ऑनलाइन थेरेपी भी बहुत से केसेस में काफी ज्यादा इफेक्टिव देखी गई है। और मेरा खासकर एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल में, जब से मैं कहूँ कि कोविड का ये जो पेंडेमिक हुआ उसके बाद से, क्योंकि ज्यादातर लोगों की काउंसलिंग थेरेपीज मुझे ऑनलाइन करनी पड़ी। बहुत से पेशेंट बहुत आसानी से कन्वीनियंटली एक फिक्स लिमिटेड टाइम में, कह सकते हैं 3-6-8 महीने में, पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम से ठीक हो गए सिर्फ ऑनलाइन थेरेपी के थ्रू। तो ऑनलाइन सीबीटी का बहुत फर्क है, बहुत फायदा होता है। इसलिए ये कहना कि ऑनलाइन काम नहीं करेगी, आर्टिफिशियल है, इधर देख रहे हो इधर देख रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, माना कुछ लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, मुझे भी इनकन्वीनियंट लगता है कई बार, बट फिर भी ये इफेक्टिव है, काम कर सकती है, काम करी है। मेरा तो रिजल्ट आया है, मेरा तो भाई देखने में एक्सपीरियंस आया है कि ये काम करती है। कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन थेरेपी में ही पूरी तरह से ठीक होकर आज डिसकंटिन्यू कर चुके हैं ट्रीटमेंट को। तो ऑफलाइन में ही ठीक हो पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ऑनलाइन में भी हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कई लोग कई वजहों से ऑफलाइन को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑनलाइन में उन्हें कन्वीनियंट नहीं लगता। तो अगर बात कन्वीनियंस की आए और कुछ लोगों में इफेक्टिवनेस की आती है, जैसे कुछ फोबियाज हैं, ओसीडी है, भाई ये ऑनलाइन ट्रीट होना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो अपने में ऐसा चैलेंज पोज करती हैं कि ऑनलाइन ठीक नहीं की जा सकती, पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकता ऑनलाइन, मेरे कुछ केस रहे, बहुत अच्छा चेंज आया है उसमें ऑनलाइन सीबीटी देकर भी। तो इसलिए बायस के हिसाब से हम नहीं चल सकते, अगर काम बनता हो, अगर उसी से काम चलाना हो तो काम चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, भाई जिनको दवा नहीं लेनी ना, उनको अगर एक अकेला अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो वो सिर्फ साइकोथेरेपी सीबीटी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े क्लेम्स आप योगा में ढूंढते हो, योगा इतना सा इफेक्टिव है अगर सीबीटी के मुकाबले देखा जाए। अगर सीबीटी इतना इफेक्ट लाता है तो योगा बस इतना सा इफेक्ट लाएगा, कुछ खासा इफेक्ट योगा से नहीं आएगा। डिप्रेशन, मूड और इन सब पे, एंग्जाइटीज पे चेंज आएगा, चेंज जरूर आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज होगा। कह सकेंगे कि हाँ भैया चेंज आया है, क्लेम्स नहीं किए जा सकते इतने बड़े बड़े। हाँ, थेरेपी में भी मैं बहुत बड़े क्लेम्स नहीं कर सकता, कई पेशेंट्स पर बहुत ही कम असर करती है, बट कंपैरिजन अगर किया जाएगा योगा, मेडिटेशन और इन सब के मुकाबले तो थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है। अगर आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते होंगे, साइकाइट्रिस्ट आपको कहता है थेरेपी लो, हालांकि वो कह देगा अपना डाइट ठीक रखो, हेल्थ वगैरह ठीक रखो, लाइफस्टाइल ठीक रखो, वॉक करते रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, बट अगर इफेक्टिवली अगर अपने को ठीक करना है तो साइकोथेरेपी को अप्रोच करो। सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फायदा सीबीटी का
कि वो क्लाइंट को, पेशेंट को ऐसी स्किल्स सिखा देता है जिससे कि वो ना ही सिर्फ अपनी थेरेपी के टाइम पे प्रॉब्लम्स को दूर कर पाता है, अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में उसको अप्लाई कर पाता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में उसको अप्लाई कर पाता है, और लंबे टाइम तक जब ये टेक्निक्स वो सीख लेता है तो रिलैप्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मेरे ना के बराबर पेशेंट्स ऐसे रहे हैं। वैसे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, पर जिन लोगों ने मुझसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लिया है अभी तक उनको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई है। और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो दवा लेने के 2-2 महीने बाद कहते थे दोबारा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि दवा प्रॉब्लम को सिर्फ ऊपर ऊपर से कई बार ट्रीट करती है। और कई बार हम दवा लेते लेते बस भाई माइंड सेटिस्फाई हो गया, हम भूल जाते हैं कि दवा ले ली, अब तो भाई भूल जाओ, अब तो असर आ जाएगा। हम अपनी प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोर बिलीफ्स हमारे नहीं बदल पाते। दवा आपके कोर बिलीफ्स नहीं बदलेगी, आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदलेगी, आपके सोचने का ढंग नहीं बदलेगी, आपका स्ट्रेस कम कर देगी, आपके मूड के अंदर थोड़ा चेंज ले आएगी, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ा देगी, आपके बॉडी का स्ट्रेस कम कर देगी, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस मतलब मेरा कहने का है। और कुछ हद तक आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह के लेवल्स हैं वो चेंज कर देगी, जिसमें कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। पर ये जो ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट ये जो मेडिसिन वगैरह होती हैं ये 20-25% लोगों में ही बड़ा फर्क लाती हैं, 70-80% लोगों में कोई खासा फर्क नहीं आता। तो इसलिए अगर मैं कहूँ मेडिसिन का अगर ऑल्टरनेटिव लेना है तो सबसे अच्छा साइकोथेरेपी है। कोपिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स जो सीखोगे वो लंबे टाइम तक साथ रहेंगी। पूरा नजरिया आपका बदल सकता है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी प्रॉब्लम को लेकर। कुछ लोग तो सिर्फ सिम्टम्स के रिलीफ के लिए थेरेपी का फायदा लेते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ का पूरा नजरिया बदलने के लिए थेरेपी का फायदा लेते हैं। रिलेशनशिप्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लाइफ के प्रति पूरा हमारा परसेप्शन, हमारा सोचने का ढंग बदल सकता है अगर सही तरीके से एक बार सीबीटी ले ली जाए और उसके प्रिंसिपल्स को समझ लिया जाए। प्रिंसिपल्स को जितना समझेंगे, जितना एजुकेट करेंगे खुद को, उतना अच्छा लंबा और डीप रूटेड इफेक्ट आएगा सीबीटी का। थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात करेंगे कि सीबीटी की इफेक्टिवनेस क्या है, मतलब रिसर्च वगैरह क्या बोलती है कि सीबीटी को कब, कैसे, क्यों किया जाए और इसके क्या कितने बड़े फायदे आएंगे, कितना इस पर रिलाय करें, भरोसा करें, इसके ऊपर क्या बात होती है, क्या कहा जाता है, इसके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे। सीबीटी जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स का सबसे लीडिंग एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अप्रोच है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में इसी पर वर्क किया जाता है मेनली, दवाएं शवाएं कोई काम नहीं करती। सीबीटी जो है वो इंसोम्निया, नींद की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर साबित हुई है। हालांकि स्लीप की बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं, बट जब बात साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आती है तो सीबीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव अब तक पाई गई है इंसोम्निया का ट्रीटमेंट में। उन लोगों में भी जिन लोगों में थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं, साथ साथ उनको भी क्योर करती हैं और नींद की प्रॉब्लम भी दूर कर देती है। तो कुछ लोगों में तो सिर्फ नींद की प्रॉब्लम मिलेगी, तो कुछ लोगों में नींद की प्रॉब्लम के साथ एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं। तो हर तरह से, हर टाइप के लोगों में ये इफेक्टिव देखी गई है। सीबीटी की इफेक्टिवनेस बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, बड़ों में, ओल्ड एज लोगों में भी, सब में देखी गई है। मतलब ये अक्रॉस द लाइफ स्पैन सभी के ऊपर इक्वली इफेक्टिव है। हालांकि कई सारे कल्चरल और एजुकेशनल और बैकग्राउंड वाले फैक्टर्स मैटर करते हैं, बट मोटे तौर पे ये सभी टाइप के लोगों पर वर्क करती है। इसको मेल्स फीमेल्स पर भी इक्वली इफेक्टिव देखा गया है। अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग नेशंस में, ईस्टर्न वेस्टर्न नेशंस में, यूरोप हो, अमेरिका हो, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, अफ्रीकन नेशन, साउथ अमेरिकन नेशंस, सब जगह इसके इफेक्ट को बहुत अच्छा देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा, कल्चर, ये वो, इन सब का कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग कल्चर्स में उसको अलग अलग तरह से अडेप्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि हर कल्चर में, हर समाज में लोगों के अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर बिलीफ्स पे एक कल्चर में, कुछ बिहेवियर्स या बिलीफ्स पर दूसरे कल्चर में हम ज्यादा जोर दे सकते हैं, बट बेसिक मैकेनिज्म और पूरा जो टेक्निक है वो हर तरह के लोगों पर काम करती है। तो ये भी इसमें हम कह सकते हैं बहुत बड़ा इसकी इफेक्टिवनेस का एक वो है, सबूत है। और इन सभी कल्चर्स में अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो स्टडी किया गया है वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए तो हम पक्के तौर पे रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये सभी जगह दुनिया भर में काम करती है ट्रीटमेंट अप्रोच। सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, और अगर हम कहें कि दूसरे टाइप के एडिक्शन में भी अब काफी अच्छा जो है एविडेंस इकट्ठा हो रहा है, जैसे मैंने गेमिंग और पॉर्न एडिक्शन की बात करी, तो जितने भी टाइप के एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई साइकोलॉजिकल अप्रोच देखी गई है, ट्रीटमेंट अप्रोच, तो वो ये सीबीटी ही है। इसी को ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है। मतलब सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में, ट्रिगर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और उससे अपने को बचाने में,
अपना पीयर ग्रुप चेंज करने में और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स और बिहेवियर स्ट्रेटेजी सीखने में, जो भी पूरा जो रोल है सीबीटी का वो सबसे अच्छा देखा गया है एडिक्टिव बिहेवियर्स के मामले में। 2018 में एक मेटा एनालिटिक स्टडी आई थी जिसमें 41 स्टडीज का 41 डिफरेंट रिसर्चेस का पूरा निचोड़ निकाल के देखा गया था और उसमें देखा था कि जो सीबीटी है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें फोबियाज, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सारे इंक्लूडेड है। तो ये जितने भी कैटेगरीज हैं अलग अलग जो सारे डिसऑर्डर्स के, जब इन सबका निचोड़ निकाला गया, जो भी अलग अलग टाइम पर रिसर्च हुई थी, 41 स्टडीज का ऐसा निचोड़ निकाला गया, तो उसमें देखा गया कि अलग अलग कंपैरिजंस भी देखे गए अगर मेडिसिन से और दूसरे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, जैसे सपोर्टिव थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी, तो सब में सीबीटी ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखा गया। इनफैक्ट इसी के साथ मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा कि सीबीटी ही एक अकेली ऐसी थेरेपी अप्रोच है जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च अवेलेबल है। अगर हम कहें कि ठीक है 10 सबसे कॉमनली दी जाने वाली थेरेपीज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा रिसर्च किस पे हुई है, तो सिर्फ सीबीटी पे, और सीबीटी पे शायद अकेली रिसर्च ऐसी होगी जो बाकी सबका कलेक्टिवली अगर रिसर्च देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा ही होंगी। हालांकि मैं ये बात थोड़ा स्पेक्युलेटिव वे में कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का हम सीबीटी का जो इंप्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है देखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी दुनिया के दूसरी रिसर्चेस के मुकाबले ज्यादा ही होंगी सीबीटी की रिसर्च। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा रिसर्च्ड जो थेरेपी है वो यही है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, वो होता है कि हम गोल को आइडेंटिफाई करके टारगेट करें, एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन हो, उसको मेजर कर सकें। तो सबसे ज्यादा जो मेजरेबल थेरेपी का जो टाइप है वो सीबीटी ही है। तो मेजर कर सकते हैं कि भाई एंजाइटी का कितना फर्क आया, कितने देर तक, कितना टाइम तक, किस तरह की टेक्निक को अप्लाई किया गया, ये सारा जो हम रिसर्च में जो पॉसिबल है करना, रिसर्च को करने के लिए भाई मेजर करना जरूरी है। तो ये मेजर हो ही सकती है ज्यादातर मामलों में सीबीटी। हालांकि दूसरी कुछ थेरेपीज भी हैं जो डेवलप हुई हैं जिनके इफेक्ट्स को, जिनके ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज को सबको मेजर किया जा सकता है। पर सीबीटी क्योंकि गोल स्पेसिफिक है, टाइम स्पेसिफिक है, जो कि रिसर्च का अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। भाई लिमिटेड टाइम में रिसर्च करनी होती है, 5-5 साल तक, 10-10 साल तक थोड़ी ना हम रिसर्च करते रहेंगे उन लोगों पर। और साथ ही साथ उसके मेजरेबल गोल्स होते हैं, इफेक्ट्स को मेजर किया जा सकता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिसर्च्ड थेरेपी की अप्रोच में से एक होती है। अब हम इस वीडियो में फाइनली बात करेंगे कि सीबीटी को लेने में अक्सर लोगों को चैलेंजेस क्या आते हैं और सीबीटी के पूरे प्रोसेस के साथ मेनली जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, वो क्या जुड़ी होती हैं। सबसे पहले जो मेजर जो एक प्रॉब्लम देखने में आती है वो ये कि कई बार सीबीटी जितनी सुनने में आसान लगती है उसमें बदलने में उतना आसान नहीं होता। मतलब ठीक है, ये सुन लिया कि भाई बहुत इफेक्टिव है, बहुत लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट सब कह रहे हैं कि इसको लो, इसका बहुत असर आएगा, भाई ये सारी प्रॉब्लम्स पर जो है बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। पर जब हम चेंज करने लगते हैं तो इतना आसान नहीं लगता। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें थेरेपी में हम टारगेट करते हैं उनको बिलीफ लेवल पर ले जाकर उसके कोर बिलीफ्स को देखना, समझना और उन बदलावों को लाना इतना ईजी नहीं होता कि हम बस कहें कि अच्छा ठीक है, हमने ये बिलीफ आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स चेंज इट। नहीं, इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। हमारे बिलीफ जो हमने होल्ड किए हुए हैं वो बहुत सब्जेक्टिव है। हम या तो उनको इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि उनको बदलना वैसे ही मुश्किल है, या वो कोई ना कोई सब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से उन्हें अप्रोच करना, बदलना इतना इजी और इतना कन्वीनियंट नहीं होता। कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी से भी जुड़े होते हैं, जिसको हम शायद बदलना जरूरी भी नहीं समझते, मोटिवेटेड भी नहीं होते उनको बदलने के लिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट मिलेंगे वो बताएंगे कि ये सब चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की, उनके नेगेटिव थॉट्स बताए और उन्होंने भी बताया कि ये सब इश्यूज होते हैं, सब हो गया। पर कई बार क्या होता है, उनको लगता है हाँ ये बातें तो ऑब्वियस हैं, समझ में आ गई, दिख रहा है, पर बदलना नहीं हो पा रहा है, बदल नहीं पा रहे हैं, करें क्या, अब कैसे बदले। कई बार वो क्लिक नहीं करता, कई बार वो चीज जो है ना, वो एग्जैक्ट इनसाइट पूरी तरह से पकड़ में नहीं आ पाती कि आखिर ये क्या हो जिससे कि बदलाव आए। तो थ्योरेटिकली भाई कहीं पढ़ लिया, कहीं किसी वीडियो में देख लिया, किसी की बात से सुन लिया, सब समझ में आ गया, भाई बड़ी बात है, अच्छी बात है, हो गया, समझ गए। पर इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो लगेगा या तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, या भाई क्लियरली दिख तो रहा है सब कुछ है, बट करूं क्या मैं, करें क्या, भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो मामला ना ऐसा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कई बार, जो कि है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअल में सीबीटी बहुत आसान है, बट जब हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो मामला कई बार इजी नहीं लगता। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, सीबीटी प्रोसेस मुश्किल तो हो सकता है कई लोगों के लिए। तो ये ना कहें कि थेरेपी बेकार है, ये ना कहें कि थेरेपिस्ट बेकार है, काउंसलिंग वर्क नहीं करती, ये नहीं होता। भाई वर्क तो करती है, जिन लोगों पर वर्क करती है वही जानते हैं।
इनफैक्ट एक बात आपको मैं बताऊं कि जितने भी थेरेपिस्ट हैं उन्होंने अपने ऊपर कभी ना कभी थेरेपी लगाई जरूर होती है, तो वो जानते हैं कि भाई थेरेपी की इफेक्टिवनेस तो है। हालांकि जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने बारे में सब कुछ चेंज किया हो, बहुत कुछ चेंज किया हो, पर मैक्सिमम थेरेपिस्ट या तो थेरेपी ले चुके होते हैं या फिर वो अपने ऊपर थेरेपी को इंप्लीमेंट कर चुके होते हैं। तो हमें भी पता है, हम भी कन्विंस्ड होकर ये थेरेपी देते हैं कि भाई ये काम तो करेगी। ये नहीं कि बस किताबों में लिख दिया गया, रिसर्च होगी तो भाई काम कर जाएगी, हो गया, नहीं। दवाइयों के मामले में तो हो सकता है कि भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहीं पर कोई रिसर्च हुई और उन्होंने दवा निकाल दी और कहा कि भाई ये दवा इफेक्टिव है, कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, प्रिस्क्राइब कर दो। और वहां तो डॉक्टर दवा खा के देखेगा नहीं, अनलेस कि उसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ प्रॉब्लम हुई हो, पर वो तो प्रिस्क्राइब करेंगे। पर थेरेपी के मामले में अक्सर ये नहीं होता। थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, इवन साइकाइट्रिस्ट भी, उन्होंने अपने ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से तो थेरेपी लगाई होती है जिसमें उन्होंने उसका इफेक्ट देखा होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कह नहीं सकते कि कितने लोगों ने ऐसा किया होता है, बट ज्यादातर लोग करते हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट में ये एक आम थिंकिंग है। तो इसलिए थेरेपी को अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। पर क्या होता है, अब साइकोलॉजिस्ट तो भाई एक्सपर्ट हैं, वो तो सुबह शाम यही पढ़ते हैं, उनको तो सब चीज़ों की समझ है, ज्ञान है, जानकारी है, तो भाई उन्होंने अप्लाई कर भी दिया तो क्या बड़ी बात। भाई पढ़ाई लिखाई का भी कई बार असर आ जाता है। हालांकि सीबीटी में ऐसा है नहीं कि भाई बहुत स्ट्रांग एजुकेशन होगी तो ही इस पे कोई इफेक्ट आएगा। हाँ, कभी कभी लग सकता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा एजुकेशनल मटेरियल अप्रोच करना पड़ता है, कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, प्रिंसिपल समझने पड़ते हैं सीबीटी के। ये पूरा प्रोसेस कई लोगों के लिए बड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। तो लोग कहते हैं भाई ये सब करना था तो भाई हम कोचिंग कर लेते, हमें कोई क्लास थोड़ी ना कर रहे हैं, भाई हम ऐसे थोड़ी ना होगा, भाई कुछ बताओ ऐसा कि भाई करें और एकदम से मैजिकल चेंज आ जाए। तो मैजिकल चेंज की जो एक हमारी एक कल्पना होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है जो कि मेडिसिन से आती है, तो हमें लगता है थेरेपी भी वैसे काम करेगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो या तो पूरा थेरेपी का प्रोसेस, उससे कन्विंस होना, उसको पूरा कंटिन्यू कर पाना, या उसके कई चीज़ों को आइडेंटिफाई करके चेंज कर पाना इतना ईजी नहीं हो पाता है। फिर आता है कि सीबीटी जो होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होती है। और स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब ये है कि इसके अंदर ना बहुत ही क्लियर कट, हम जिसे कहेंगे ना कि भाई ये रही प्रॉब्लम, ये आइडेंटिफाई हुई, इसको बदलना है, ये करेंगे, इसमें ये चेंज आएगा, इसको मेजर कर लेंगे, और ये चीजें पढ़ लो, समझ लो, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको अप्रोच करो। अब इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब थेरेपी दी जाएगी तो हर कोई इस तरह से कर नहीं सकता। सबसे पहला जो बैरियर मैं देखता हूं जो आता है, वो आता है एजुकेशनल एफर्ट्स में। मैक्सिमम लोग जब तक अपने को एजुकेट नहीं करेंगे एंजाइटी और ये जो सीबीटी है ये किस तरह से उनको बदल सकती है, क्या उसका पूरा पीछे का मॉडल है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, रैशनल है, जब तक हम इसके बारे में पूरा समझकर, इसको जानकर, इसके बारे में एजुकेट नहीं होंगे, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे फेथ के साथ अप्रोच नहीं करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक हम इफेक्ट ला भी नहीं पाएंगे। तो हम जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो होता क्या है कि इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। कई बार एजुकेशनल लेवल पर ही हम अटक जाते हैं, कई बार उसको समझ तो जाते हैं और हम कहते हैं हमें पता है, समझ आ गया, भाई सब समझ आ गया, बात सुन ली, ये हो गया, सब समझ आ गया। पर जब एक एक करके जब स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट किए जाते हैं सारी अप्रोच टेक्निक्स, तो हम अक्सर, कई लोग जो होते हैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ऐसा लगता है कि बस बातें ही कर रहे हैं, बातें कर करके सारा टाइम खर्च हो गया, टाइम खराब हो गया, भाई पैसा भी दे दिया, सब हो गया। तो इस वजह से वो लोग अक्सर शिकायतों से भी भर जाते हैं। और अगर स्ट्रक्चर तरीके से अगर थेरेपी को अप्रोच नहीं किया जाएगा, उसके सारे एलिमेंट्स नहीं समझे जाएंगे, मतलब भाई एजुकेशनल वाला एस्पेक्ट आ गया, अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट आ गया कि भाई हमें आइडेंटिफाई करने हैं अपने ऑटोमेटिक थॉट्स, अपने कोर बिलीव्स, और फिर हमें इनको चेंज करने के लिए रैशनल अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, अपने बायसेस को आइडेंटिफाई करना है, डिस्टॉर्शंस को, फिर इन्हें बदलना है, और फिर इसके पीछे एक रैशनल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है, और फिर उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, और फिर जब बिहेवियर में जब चेंज आएगा फिर उसके हिसाब से रिजल्ट देखना है, इवेल्युएट करना है। मतलब इतना लंबा प्रोसेस है ये, बट पर साथ ही साथ यही वो अप्रोच है जिसके तरह से काम किया जाता है। हमें समझ ही नहीं आ सकता कि बदलाव क्या आएगा जब तक हमें सारे स्टेप्स फॉलो ना करें। तो बहुत से लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे आइडिया को, टेक्निक को समझ नहीं पाते। लगता है यार ये सब करना था तो भाई थेरेपी क्यों लेते, भाई यही सब करना था, हमें ही करना था तो फिर हम तुम्हारे पास क्यों आते, किताब पढ़ लेते, या भाई ये सब हमसे नहीं होगा, ये तो बड़ा लेबोरियस काम है, भाई ये बड़ा मेहनत का काम है, ये बड़ा, भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई कुछ, हमें तो पता नहीं है क्या बातें बोल देते हैं, इनकी तो बातें सर से निकल जाती हैं थेरेपिस्ट की। बड़े सारे लोग ऐसी कंप्लेंट्स देते हैं। तो अक्सर मैं देखता हूं कि थेरेपिस्ट के साथ जो मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स आती है लोगों की, वो थेरेपी के प्रोसेस से आती हैं। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप थेरेपी जब लेने जाएं तो थेरेपी के प्रोसेस को पहले समझ लें और समझें कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, कितना एक्सपेक्ट करना है, किन चीजों में इफेक्टिव हो सकती है थेरेपी, चलो वो समझ गए, कैसे उसका प्रोसेस चलेगा, चलो वो समझ गए, क्या एक्सपेक्ट करें, कितना करें, ये सब जानना जरूरी है। जब तक हम ये थेरेपी प्रोसेस को समझेंगे नहीं तो थेरेपिस्ट की बातें ऐसे लगेगा सर के ऊपर से जा रही हैं,
भाई पता नहीं क्या बोलते हैं ये, पता नहीं क्या किताबें पढ़ पढ़ के आ गए हैं लोग, बैठ के हमारे को क्लासेस देते रहते हैं। आप देखिए यूट्यूब पे भी इंग्लिश वीडियोस देखिए, या आप हिंदी वीडियोस में भी देखिए, कुछ थेरेपिस्ट जिन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरा लेक्चर देते हैं, वो पूरा समझाते हैं आपको वो कॉन्सेप्ट। आगे आने वाले टाइम में मैं भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, मैं भी काफी सारे टॉपिक्स कवर करना चाहता हूं, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि थेरेपी काम कैसे करती है और थेरेपी में होता क्या है, हम कैसे समझते हैं अपने मन को, जिसके हिसाब से हम अपने में बदलाव ला सकते हैं। तो भाई ये पूरा एक एजुकेशनल पूरा प्रोसेस होता है। अब एजुकेशनल प्रोसेस, यार ये क्या है, ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है तो क्लासेस चल रही है, साइकोलॉजी का लेक्चर करने के लिए हम थोड़ी ना आए हैं, हम कोई साइकोलॉजी स्टूडेंट थोड़ी ना है। इनफैक्ट कई बार तो डायरेक्टली हमें फीडबैक मिल जाता है, ये हर थेरेपिस्ट की लाइफ में होता है कि उनको डायरेक्ट पेशेंट से फीडबैक मिलता है। आप तो क्लास ले रहे हो साइकोलॉजी की, भाई हम इसके लिए थोड़ी ना आए हैं थेरेपी में, भाई आप सॉल्यूशन बताओ ना हमें। सॉल्यूशन बताएंगे वो काम ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपको उसे वर्क कराना पड़ेगा, आपको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। वो हम नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, आपको पूरा गाइड कर सकते हैं, करना आपको पड़ेगा। अगर आप करने को तैयार नहीं है तो थेरेपी कभी इफेक्ट नहीं लाएगी, ला ही नहीं सकती। दवाइयां नहीं है ये, हमारे दिमाग में ना बीमारियों को लेकर एक मेडिकल मॉडल बैठा होता है कि भाई दवा खाई, हमें कुछ नहीं करना, दवा असर कर जाएगी। भाई हम एक थेरेपिस्ट के पास गए, उसने हमें कुछ मसाज किया, कुछ ऐसा ऐसा लगाया, सर पे कुछ ऐसा किया, एनर्जी का कुछ किया, भाई असर आ गया। बहुत सारे फेक थेरेपिस्ट भी मार्केट में है जो पता नहीं क्या क्या बोल बोल के बड़े बड़े क्लेम कर करके एनर्जी हीलिंग ये वो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो हमें लगता है बस हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे या कुछ हल्का फुल्का करेंगे और थेरेपी काम कर जाएगी। साइकोथेरेपी बिल्कुल उल्टी चीज़ है। यहाँ कोलैबोरेटिव वर्क होता है, साथ मिलकर लंबा टाइम लेकर समझकर दिमाग को बदलने का पूरा प्रोसेस होता है और बहुत लेबोरियस हो जाता है। तो कई लोगों के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होता, साथ ही साथ ये बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से भी चले। हाँ, इतना स्ट्रक्चर हम नहीं कह सकते कि 100% स्ट्रक्चर लगाना है। भाई माना मैनुअल्स में, किताबों में तो बहुत कुछ दिया होता है, बट हम भी जानते हैं प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें नहीं हो पाती, बट किसी हद तक तो हमें उसकी तरह आगे बढ़ना ही पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें और ये चैलेंजेस आते हैं पेशेंट्स को बहुत। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई थेरेपी के लिए ना मोटिवेशन चाहिए, विलिंगनेस चाहिए चेंज के लिए। जैसा मैंने बताया अभी कि भाई हम बदल सकते हैं खुद को, मुझे खुद को बदलना है, मैं अपना बदलाव अपने हाथ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे थेरेपी से चेंज होना है, ये दिमाग में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है। भाई मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरे बिहेवियर्स और मेरा लाइफ का पूरा जो माहौल है, स्ट्रक्चर है, लाइफस्टाइल है, वो सारा का सारा आपस में कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे अपने थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। फिर मुझे बहुत सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ डील करना पड़ेगा। भाई रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगी, अवॉइड करेंगे थेरेपी को, सेशंस को, प्रॉब्लम को बदलने का कई बार मन ही नहीं करेगा। बहुत से सारे ऐसे चैलेंजेस होंगे जो आप फेस करोगे, बट बावजूद इसके आपके अंदर जो विलिंगनेस है कि भाई मुझे अपने को बदलना है, थेरेपी की मदद से मुझे सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए, कन्विंस्ड हूँ और मुझे इनकी एप्लीकेशन से अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टाइम देना है, एनर्जी देना है, एनालाइज करना है खुद की थॉट्स को, अलग अलग टाइम पर अवेयरनेस को यूज करके मुझे इन प्रिंसिपल्स पर वर्क करना है। जब मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मुझे ऐसे चलना है, तो ही आपके ऊपर थेरेपी काम कर पाएगी। यही वजह होती है कि बहुत से लोग थेरेपी जल्दी छोड़ देते हैं या लंबा कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि भाई इतना एफर्ट कौन दे, भाई ये तो समझ नहीं आता, भाई पता नहीं कब सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा। बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं, अगर बदलना है खुद को तो बेसिक प्रिंसिपल समझने और इंप्लीमेंट करने जरूरी हैं। तो हमारा पूरा इंटरनल मेंटल स्टेट काम कैसे करता है और उसका इंपैक्ट हमारे बिहेवियर्स पर क्या है, डायरेक्ट एसोसिएशन थोड़ी सी समझनी जरूरी है। और सच बताऊं तो कोई ऐसा कोई हाईफाई चीज नहीं है ये। सुनने में जब पहली बार सुनो तो बड़ा अजीब लग सकता है, अरे ये क्या है, अरे भाई ये क्या थेरेपी, भाई बहुत बहुत ज़्यादा बहुत एकेडमिक वर्क है, लगता है किसी एजुकेशन पर भाई पर कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ एकेडमी में कहीं हमें पीएचडी कराने के लिए भेज दिया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। अगर करने लगेंगे तो एफर्ट देना ना लेबोरियस लगता है। हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डेली लाइफ रूटीन में, भाई सोशल मीडिया पे लगे हैं, कुछ लगे, सबसे टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए थेरेपी पे टाइम देना हमें बड़ा इनकन्वीनियंट लगता है। यार कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ, दिमाग पे मशीन रखो, दर 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 एकदम आरटीएमएस करके निकाल दो सारी थॉट्स। भाई कुछ ऐसा करंट दे दो जिससे कि सारी चीज़ें बदल जाए, भाई दवा दे दो कुछ सारा दिमाग बदल जाए। ऐसे ट्रीटमेंट्स के उम्मीद में अगर हम बैठे रहेंगे तो थेरेपी में ना हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, ना उसका हम फायदा उठा पाएंगे। तो फायदा तभी उठेगा, फायदा तभी ले पाएंगे जब खुद अपने एफर्ट से, विलिंगनेस के साथ, मोटिवेशन के साथ खुद को बदलने पर वर्क करने के लिए तैयार होंगे और मानेंगे कि हाँ भाई सारा इमोशन, सारा मेंटल हेल्थ, ये सब जो इशू है ना, सब सोच के ऊपर डिपेंड करता है। भाई सोच बदल ली तो सब बदल गया। अगर इस बात से कन्विंस्ड हो तो थेरेपी में
थोड़ा टाइम एफर्ट लगेगा, थोड़ा टाइम मेहनत लगेगी, स्ट्रगल होगी, अवॉइडेंस होगी। भाई थेरेपी कई बार लेने का मन नहीं करेगा, कई बार थेरेपिस्ट बदलने का मन करेगा, कई बार लगेगा भाई इजी ऑल्टरनेटिव की तरफ जाओ, शराब पियो, सिगरेट पियो, ये वो करो, अपना इधर उधर घूमो फिरो, खत्म। बट आप भी जानते हो कि ये शॉर्टकट ऑल्टरनेटिव से फायदा तो होता नहीं और ना ही हुआ है। तो अगर लंबा टाइम तक वर्क देने के लिए तैयार हो तो थेरेपी आप पर असर लाएगी ही लाएगी। थेरेपी के बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं, इफेक्ट लाएंगे ही लाएंगे, इसकी श्योरिटी है। नेक्स्ट एक चैलेंज आता है कि भाई प्रोग्रेस जो है ना वो बड़ी ग्रेजुअल होती है। सबसे बड़ी समस्या जो कि मैं देखता हूं अपनी प्रैक्टिस में डेली वो होता है कि भाई बड़ा स्लो है, कौन इतना टाइम लगाए, भाई मैजिकल क्यों नहीं होता है, एकदम क्यों नहीं आता। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, हमारा जो माइंडसेट है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट का, प्रॉब्लम्स का क्योर लेने का वो ऐसा है कि बस हम पैसिव रहें। पैसिव मतलब हम गए, हमारे साथ कुछ किया गया और प्रॉब्लम दूर हो गई, हमने कुछ किया, ऐसा हमारा माइंडसेट नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है, ये दवाओं ने ना हमारे दिमाग में एक आइडिया डाल रखा है, कुछ खाएंगे और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कुछ न्यूट्रिशनल चेंज लाएंगे और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, भाई कुछ ऐसा करेंगे कि योगा करेंगे, कुछ मैजिकल स्पिरिचुअल होगा और सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, मेडिटेट करेंगे और पता नहीं कहां हम परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये सारे हमने आइडियाज बिठा रखे हैं मन में। तो इस वजह से थेरेपी बिल्कुल उल्टा है। थेरेपी स्लो है, एफर्ट मांगता है, टाइम लेता है। भाई सीधी सी बात है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतना मेंटल हमारे अंदर जो एक नेगेटिविटी भरी है, क्या उसको इतनी इजीली दूर किया जा सकता है? अगर इतना इजीली दूर किया जा सकता होता तो सारी दुनिया मेंटल पीस के लिए जो स्ट्रगल कर रही है वो क्यों कर रही होती? क्यों इतना हमारे पुराने जो पूर्वज हैं वो साधना के लिए, तपस्या के लिए इतनी बात करते? क्यों कहते कि अपने को पूरा साधना पड़ेगा, भाई 8 स्टेप जो हैं योगा के वो फॉलो करने पड़ेंगे, अष्टांग योग, ये वो, इतना सब तामझाम क्यों होता अगर यूं सॉल्व हो सकती होती प्रॉब्लम्स? तो चेंज का जो पूरा प्रोसेस है ना वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और लिमिटेड चेंज के साथ भी अगर आप काम कर पाओ, अगर इफेक्ट लाकर आप इंसाइट ला पाओ कि भाई काम कर गया, हो गया, ये सीबीटी के ये चीजें तो आ गई, अब मैं और इसका यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब जाकर आप पर सीबीटी काम करनी शुरू होगी, तब जाकर आप सीबीटी से फायदा उठा पाएंगे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जिन सिम्टम्स को हम कई बार क्योर कर रहे होते हैं ना सीबीटी से, वो कई बार इतने जल्दी जाते भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि भाई डीप रूटेड हो सकते हैं, पुराने इतने सालों के बैठे हो सकते हैं, इतनी जल्दी बदलेंगे नहीं, धीरे 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 बदलाव आएगा। फिर उसके बाद कई बार हम ऐसी चीज़ों को टारगेट कर देते हैं जो बदली नहीं जा सकती। भाई कुछ चीज़ें होती हैं अपनी पर्सनैलिटी में हम बदल ही नहीं सकते, इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट तो बन नहीं सकते, तो कुछ चीज़ें वैसे भी बदली नहीं जा सकती। तो क्या होता है कि कई बार हम ऐसी चीज़ों को टारगेट कर रहे होते हैं जो अपने में वैसे ही थोड़ा धीरे धीरे ही चेंज हो सकती हैं। तो उस केस में तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इस पूरे प्रोसेस को टॉलरेट कर पाएं। तो अगर हम टॉलरेंस रखें, पेशेंस रखें, तो चेंज आएगा जरूर, पर धीरे धीरे आएगा। तो कुछ चीजें जिसमें फास्ट चेंज आ सकता है वो आप ला सकते हो, वो अपने थेरेपिस्ट से बात करो, आइडेंटिफाई करो कि मैं जल्दी कुछ चीजें देख सकता हूँ क्या चेंज लाके। जल्दी का मतलब फिर ये नहीं है कि आज किया कल देखा अरे कुछ चेंज नहीं हुआ, भाई 2 दिन बाद ही गिव अप कर दिया, अरे यार कुछ चेंज नहीं हुआ, थेरेपी ले ली, सेशन ले लिए, 3 4 सेशन हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। भाई 2 3 सेशन तक तो हम पहले प्रॉब्लम को समझ ही रहे होते हैं, कुछ बदलेगा भी नहीं। हालांकि कई थेरेपिस्ट पहले सेशन से ही थेरेपी देना शुरू कर देते हैं, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं होता है। बट फिर भी अगर हम कहें कि 2 4 सेशन तो वैसे चेंज को शुरू करने में ही लग जाएंगे, आएंगे कैसे चेंज? कॉन्सेप्चुलाइजेशन करनी है प्रॉब्लम की, पूरा उसका मॉडल समझना है, थॉट्स को अंडरस्टैंड करना है, उनके लिंक्स, एसोसिएशन को, डिस्टॉर्शन को समझना है। इट विल टेक सम टाइम। आपको रोज रोज अपनी लाइफ में इन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो वो एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये टाइम मांगता है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच किया जाए तो समझ आ जाए, इंसाइट आ जाए, तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं जल्दी। फिर भी मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगता है कि भाई कोई चीज़ जल्दी क्योर हो रही है तो कोई चीज़ धीरे धीरे जा रही है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ टॉलरेट करना तो ज़रूरी होगा। इसलिए आपका थेरेपिस्ट जितना आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है, जितना आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं, जितना वो आपको आपकी प्रॉब्लम को ईजिली बता पा रहा है, जितना वो आपकी प्रॉब्लम को गहराई से समझता है, मतलब वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, उतना अच्छे से आप उसके साथ अपना ट्रीटमेंट ले पाएंगे। तो थेरेपिस्ट के साथ कहेंगे अच्छा रिलेशन बनाइए, साथ ही साथ अपना अच्छा थेरेपिस्ट चुनिए जो आपके साथ बात करे, आपको एक्सप्लेन कर पाए। भाई ऐसे नहीं कि 2 लाइन में बात बोल दी अब करो, भाई ऐसे तो कोई नहीं हो पाएगा। कई थेरेपिस्ट होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती उनकी, तो इस वजह से वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो लग सकता है कि उनके साथ बदलाव ही नहीं आ रहा। पर कुछ लोगों के साथ ये वाला थेरेपिस्ट काम कर जाएगा। भाई अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग मसले हैं।
तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई थेरेपी में क्या बेनिफिट मिल सकता है, थेरेपी से क्या उम्मीद रख सकते हैं, थेरेपी की इफेक्टिवनेस कितनी होती है, थेरेपी के क्या क्या रिजल्ट्स देखे जाते हैं, भाई सीबीटी क्या क्या बड़े बड़े रिजल्ट देखे गए, और साथ ही थेरेपी के चैलेंजेस क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में मैं आगे कभी बात करूंगा। अपने शॉर्ट्स जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें भी डिस्कस करता हूँ, वो भी देखते रहिए साथ साथ, क्योंकि कई बार जो होता है मैं सारी बातें वीडियो में नहीं कह पाता या वीडियो में कई बार याद नहीं आ पाती। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जो दिन भर में केसेस देखता हूँ तो उसमें से जो भी कभी कभी कोई पॉइंट क्लिक कर जाता है, कोई दिमाग में ऐसी कोई बात आ जाती है, इंसाइट आ जाती है, या कुछ ऐसी थॉट की लगता है कि हाँ इस पर एक शॉर्ट बनानी चाहिए, तो वो मैं अक्सर बना देता हूँ। तो शॉर्ट्स मेरी अक्सर रोजमर्रा के जो पेशेंट के साथ और जो रोजमर्रा के जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर बेस्ड होते हैं, तो वो भी मैं बनाता रहता हूँ, वो भी आप देखिए। साथ ही साथ आप भी मेरी जो वीडियोस हैं लंबी 20 25 30 मिनट की जो मैं वीडियोस मोस्टली बनाता हूँ, इनको देखिए, समझिए, जानिए, और इसके थ्रू जो आपका एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाइए, जानिए और सीबीटी का फायदा उठाइए। सीबीटी को पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे, मन से अप्रोच करेंगे। फेथ का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके फेथ कर लिया, मतलब भरोसे के साथ अप्रोच करेंगे, क्योंकि रिसर्च एविडेंस बेसिस है उसका पूरा, तो आप पर ये इफेक्ट लाएगी। पेशेंस इज मस्ट। मेंटल हेल्थ मतलब पेशेंस चाहिए। पेशेंस होगी, टॉलरेंस होगी, तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो जो मैंने वीडियो में दी है। वीडियो को लाइक करें, भाई लाइक ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो की रिकमेंडेशंस मिल सकें। यूट्यूब रिकमेंडेशन तभी देता है कि भाई वीडियो को लाइक करते हैं लोग, पूरा पूरा देखते हैं लोग, वॉच टाइम ज़्यादा होता है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से भी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगा। शेयर करेंगे आप तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस वीडियो से ज़्यादा लोग अपना फ़ायदा उठा सकें, उनको हेल्प मिल सके, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ऐसा मैं चाहूँगा कि आप भी उसमें सपोर्ट करें, आप भी उसमें थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। तो ये वीडियो मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।